और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। और उसका हमने शुरू किया है हिंदी अध्याय 1। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 वर्ण विचार एवं वर्तनी का पढ़ा दिया है, जिसमें हम लोगों ने वर्ण और स्वर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, सारी की सारी आपके बुक के हिसाब से ही। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। ठीक है, व्यंजनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने स्वर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ से वो वीडियो जरूर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज व्यंजन। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप एकेडमिक क्लासेज की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हिंदी, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, तो क्लास 6 to 10th के लिए, उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द उस पर आपके लिए रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? देखो बच्चा, व्यंजन क्या चीज होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों के मदद लेनी पड़े, है ना, तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बहुत सीधी सी चीज है, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। अब जैसे यहाँ पर देखोगे, ये क्या लिखा? क, ख, ट, फ, य, ह, ये लिखा ना। तो अगर आता है कि व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन ऐसे वर्ण लोग कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बात आती है कितनी संख्या होती है, तो ये 33 होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो व्यंजन के निम्न आधार पर भेद किए, मतलब इनके भेद क्या क्या, ये कितने तरह से इनको हम पढ़ सकते हैं। देखो, उच्चारण के आधार पर इनको 3 तरीके से हम रख सकते हैं। क्या क्या? एक होता है स्पर्श व्यंजन, फिर होता है अंतःस्थित व्यंजन, और फिर होता है ऊष्म व्यंजन। अब समझो क्या क्या चीजें हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों से छूती हुई या स्पर्श कर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात आई समझ में? देखो, जैसे कोई भी अगर वर्ण बोलते हो, कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हो, उसमें जो हवा है वो हमारे मुंह के अंदर के कई भागों को छूते हुए निकलती है, उनको स्पर्श करते हुए निकलती है। तो उन्हें हम क्या कल बोलते हैं? ऐसे व्यंजनों को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। और इनकी जो संख्या स्पर्श व्यंजन होती है, इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 है। तो इसमें कौन कौन से हैं? जैसे का वर्ग, तो का में जो 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। चा में जो 5 अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ, इया। फिर टा में ट, ठ, ड, ढ, अड़। ता में त, थ, द, ध, न। पा में प, फ, ब, भ, म। अगर ये सब बोल के देखो तो तुमको क्या लगेगा? जैसे बोल लो क, ख, ग, घ, अंगा, तो ये सब देखो तो गले से बोल रहे हो, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चा? कंठ होगा। अगर हम चा वर्ग के उच्चारण स्थान की बात करें तो बोल के देख लो, च, छ, ज, झ। तो ये देख लो, जीभ जो है वो हमारे जबड़े के ऊपरी हिस्से को टच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं तालु। ठीक है, तो यानी टा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? तालु होगा। फिर टा आता है, टा बोल के देखो, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये कहाँ पर हो रहा है? ये ऊपरी जबड़े के अगले हिस्से को जीभ टच कर रही है, कर रही है नहीं रही? ऊपरी हिस्से को। तो ये इस हिस्से को बोलते हैं मूर्धा। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। बस क्लियर है बात। उसके बाद आती है ता वर्ग। अगर ता बोल के देखो, त, थ, द, ध, न, तो ये सब में जीभ हमारी दांत से टकरा रहा है। हमारी जो जीभ है वो किससे टकरा रही है? दांत से। तो इसका उच्चारण स्थान, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दांत। ठीक। फिर आता है पा वर्ग। तो प, फ, ब, भ, म। अरे ये सब तो बोलने में सब पूरे दोनों होंठ हमारे टच हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोल के देखो, प, फ, ब, भ, म। बोल रहे ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो यहाँ पर देखोगे ये 5 वर्ग हैं जिसमें 5 5 अक्षर आते हैं। ठीक है, और इनका जो अंतिम अक्षर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचम अक्षर। तो 5वां अक्षर, जाहिर सी बात है भाई,
पंचम अक्षर है, तो इसमें अगर आता है कि पंचम अक्षर का वर्ग का पंचम अक्षर, तो जो पांचवा स्थान है अंगा वो होगा। अगर आ जाता ता वर्ग का पंचम अक्षर, तो ये क्या पांचवा अक्षर कौन सा है, ना, तो ये ना हो जाएगा। बस खत्म बात, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चल आगे देखो। अंतःस्थित व्यंजन, ये क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है और ना ही स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब सुनो, इनका मतलब क्या है? अंतःस्थ का मतलब ऐसे व्यंजन, ऐसा वर्ण जिसका अगर हम उच्चारण करें, जिसको हम बोलें, तो ये जीभ या मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह से टच नहीं होंगे। जैसे बोले या, र, ल, है ना, वाह, तो ये सब बोल रहे हो, तो इन सब में कोई भी पार्ट, मुंह का कोई भी पार्ट पूरी तरह से दूसरे पार्ट से टच नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे ही अक्षर, इस तरह के जो अक्षर होते हैं उनको बोलते हैं अंतःस्थ, क्या, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो इनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच का होता है। मतलब जो स्वर बोले हो, स्वर और स्वर जो बोलते हैं उसमें तो वैसे भी नहीं यूज होता किसी का व्यंजन बोलने में, हमने वर्गों के बारे में पढ़ लिया। तो इनके बीच में मतलब थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा नहीं भी होगा। तो ऐसे जो अक्षर होते हैं थोड़ा सा टच होगा, है ना, या नहीं होगा, तो ऐसे व्यंजन को बोलते हैं अंतःस्थ। तो य, र, ल और वा। तो ला में तो बोला जा रहा है ला, तो ला में भी बहुत हल्का सा टच होता है ना, रा में भी बहुत हल्का सा ही टच होता है, और या और वा में तो टच ही नहीं होता। ठीक है, तो ये संख्या में अंतःस्थ व्यंजन अगर कहें तो ये संख्या में कितने हैं? 4। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 और अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। समझ में आ गया बात? चलो अगली चीज देखते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब ये क्या होते हैं बाबू ऊष्म व्यंजन? देखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़कर खासकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, मतलब बोलने में ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती हो, है ना, मुंह को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती हो, उन्हें ही हम ऊष्म, जैसे ऊष्म नाम लग रहा है तो ऊष्मा मतलब ऊर्जा, जिसको करने में थोड़ी गर्मी उत्पन्न हो, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं वो? श, श, स, ह, स, श। देखो ना, समय देखोगे तो समय हवा थोड़ी ज़्यादा बाहर आती है ना, ऐसा लगता है जैसे जीभ रुक गई है और हवा उनके बीच से रगड़ के बाहर आ रही है। श, श, सा, ना, ह में देखो तो अंदर गले वाला हिस्सा दोनों चिपक जाता है, उसके बाद उसमें से हो आवाज आती है। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो भैया हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया उच्चारण के स्थान पर। एक हो गया स्पर्श व्यंजन, फिर हो गया अंतःस्थ व्यंजन और हो गया ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं बच्चा इनकी भी संख्या 4 होती है। क्लियर है बात इतनी? चल आगे देखते हैं। आगे अगर देखो तो श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर, अब ये क्या चीज़ है? देखो यहाँ पर यानी सांस लेने के हिसाब से हवा कितनी बाहर निकलती, किसमें ज़्यादा निकलती, किसमें कम निकलती है, ये चीज़ हमें देखना है। ठीक है, इसके हिसाब से भी व्यंजनों को 2 भागों में, 2 भेदों में, मतलब इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्प प्राण और महाप्राण। समझ लो क्या होते हैं। देखो, अल्प प्राण होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती हो, मतलब जिनको बोलने में मुंह से हवा थोड़ी कम निकलती हो, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और ये होते कौन से हैं? ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हम इसमें देखें, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे क्या होते हैं? मतलब जो विषम स्थान के जो शब्द वर्ण हैं, विषम स्थान के, उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखो का वर्ग में तो क्या आता है? क, ग, ग। चा में च, छ, ज, य। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है किसी भी वर्ग का, वो क्या कह रहा होता है? वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? इनको बोलने में श्वास वायु जो होती है, जो हम हवा सांस लेते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बाहर निकलती है ना, और ये जो होते हैं इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो महाप्राण में किसी भी वर्ग का
दूसरा और चौथा अक्षर होता है। दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे अगर देखो का वर्ग में देखोगे तो का वर्ग में क्या है हमारा, ख और घ, ख और घ। चा में देखो छ झ, टा वर्ग में देखो ठ ड, देख रहे हो ना। तो ये सारे के सारे क्या, ये हमारे महाप्राण है। तो महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण पर बहुत सीधी सी याद रखना कि अल्प प्राण बोलने में वायु कम निकलती है, महाप्राण बोलने में वायु ज़्यादा निकलती है। अल्प प्राण जो होता है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और महाप्राण जो होता है वो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। बस इतनी सी चीज़ हमको जाननी थी, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं फिर संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर देखो बच्चा ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन देखोगे तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलते हैं, जैसे नाम से लग रहा है संयुक्त। तो संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखो, अदा च और छा मिला, अदा का और का मिला, है ना। फिर यहाँ पर देखो छ और चा मिला तो छ बन गया, ता और रा मिला तो त्र बन गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर दो से ज़्यादा व्यंजन मिलके कोई एक नया व्यंजन बना दे, उन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। खैर इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं, क्या कहते हैं, हमारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उस हिसाब से हमको पढ़ना है। अब देखो संयुक्त व्यंजनों के स्वतंत्र प्रयोग में छ ज त्र ज्ञ एवं स्र चार ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी इनका यूज जो होता है ये हमको एज इट इज ही पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं कि नहीं। जैसे हमको ये पढ़ाया गया, स्रा तो नहीं पढ़ाया जाता वैसे, लास्ट में एक ऑप्शनल होता है, लेकिन छ त्र ज्ञ तक तो हमें पढ़ा ही जाता है। तो छा देखो किन किन वर्णों से मिलकर बना, छा जो है का और ये वाला शा मिलकर बना, क्या क है ना, क और शा से मिलकर छा बना हुआ है। वहीं त्रा देखोगे तो और रा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। पहला अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञा देखोगे तो अध ज और यहाँ मिलके ज्ञा बन जाता है। स्र में देखोगे श और प्लस रा, तो पहला अक्षर जो होगा वो आधा होगा और दूसरा जो होगा वो पूरा। तो दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक है ना। अब इन पे अगर शब्द देखो तो संयुक्त व्यंजन के शब्द कौन से, तो क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा, त्रिशूल, शत्रु, स्वतंत्र, ज्ञान, विज्ञान, विज्ञ, फिर श्रमिक, परिश्रम, श्रेष्ठ। अब यहाँ पर देखो ये सभी क्या है, ये सभी काम आते हैं ना संयुक्त व्यंजन। जैसे आप देख लो अपना ही है ना ऐसी कॉन्सेप्ट, श्रवण गुरु जी, अगर देखो मेरा नाम भी देख लो श्रवण, तो इसमें इस वाले अक्षर से शुरू होता है श्रवण, ठीक है ना। फिर आता है द्वित्व व्यंजन के रूप में। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन भी यही होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको मतलब एक ही तरह के दो व्यंजन प्रयोग करने पड़ते हैं, एक आधा एक पूरा। जैसे अगर हमको लिखा हो प्रसन्न, तो पहला वाला जो होगा वो आधा होगा और दूसरा वाला व्यंजन जो होगा वो पूरा होगा। तो इसी को बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे उद्देश्य में आधा था फिर पूरा था, सज्जन में आधा जा फिर पूरा जा, तो मतलब एक ही व्यंजन है ना, एक बार आधा एक बार पूरा, तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। फिर आता है संयुक्ताक्षर रूप में। संयुक्ताक्षर रूप में क्या होता है कि इनको जोड़ने से भी एक नया, जैसे अध द अलग अलग चीज़ें ना, अध द और या मिलाते हैं तो द्यो बन जाता है, ठीक है ना। उद्योग देखो लिखते हैं उद्योग, अधता और पा मिलाते हैं तो उत्पन्न, देखो दो अलग अलग अक्षर रहेंगे। तो जब दो अलग अलग तरह के व्यंजन मिलाने से बनते हैं दो अलग अलग, तो उन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो शा और था दोनों अलग अलग चीज, लेकिन हर चीज में देखोगे तो तीनों में अगर देखो तो जो पहला वाला है वो आधा है और दूसरा वाला जो है वो पूरा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज जो है ये हमारा आगत व्यंजन। ये क्या है, आगत व्यंजन। ये क्या होते हैं कि हिंदी में उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं और इनके शुद्ध उदाहरण के कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता बिंदु लगाया जाता है। देखो आगत व्यंजन जो होते हैं यानी कुछ हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो उर्दू, फारसी या अरबी से लिए गए हैं, ठीक है। तो इनकी पहचान ये होती है कि इनके नीचे नुक्ता लगा देते हैं। जैसे जमींदार, देखो जमींदार, तो जा में नीचे देखो बिंदी लगी हुई है तो इसको बोलते हैं जमींदार। जरा, फीचर, फिरोज, कजाकी आदि। अब देख रहे हो सब में बोलने में कितनी नजाकत, नफासत आ रही है ना, जैसा लग रहा है कि हम उर्दू ही बोल रहे हैं। जमींदार, जरा, फीचर, फिरोज, कजाकी, देखो समझ आ रहा है, जा
ऐसे जा नहीं, वो क्या हो जाएगा, जा। तो जो जिसमें मतलब जिसमें ऐसे वर्ण जिनमें नीचे नुक्ता लगाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आगत व्यंजन क्या होता है, जिसके नीचे नुक्ता आया हो, नुक्ता आया हो, उन्हें बोलते हैं आगत व्यंजन। फिर अगली चीज देखें, अनुस्वार। देखो बाबू, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार उच्चारण ना या माँ के स्वर रहित रूप जैसा होता है और इनका प्रयोग वर्तमान में पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। मतलब जो पंचमाक्षर होता है ना, उसी को अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना या माँ, लेकिन इसका प्रयोग हम किससे करते हैं, नाक से करते हैं। कैसे करेंगे, नाक से। जैसे हम बोल दिए अंगा, अंगा, इया, अड़ा, ना, माँ। तो अनुस्वार मतलब जिनको बोलने पर नाक से हवा बाहर निकलती हो, नाक से वायु बाहर निकलती हो, उन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है। जैसे अगर हम बोले गंगा, चंचल, ठंडा, नंदन, संबंध, तो सब में देख लो, सब में नाक का प्रयोग। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में नाक से वायु बाहर आती हो, उन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार। बताओ समझ में आया। फिर आता है अनुनासिक। कह दो अभी नाक से आया तो अनुस्वार कह दियो। अब अनुनासिक का क्या मामला भैया, अनुनासिक में होता है कि ऐसे व्यंजन, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर नाक और मुंह दोनों से आवाज आती हो, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण। ठीक है। इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु भी होता है ना, चंद्र बिंदु रखो, जिसका निशान ऐसे होता है कुछ। जैसे आंख, तो नाक से भी बोलेंगे, मुंह से भी बोलेंगे। गांव, पांव, चांद, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें देखोगे तो नाक और मुंह दोनों से आवाज यानी कि वायु बाहर आती है। ठीक है। तो यानी जिसमें केवल नाक का प्रयोग हो वो अनुस्वार, और जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता हो उन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक। समझ में आ रही है बात। चल अब यहां पर देखो अगली चीज क्या लिखी कि जिन शब्दों में सिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है वहां अनुनासिक का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। अब ये क्या मामला है भैया, ये मामला ये होता है कि जैसे सिरोरेखा के रूप में, जैसे यहाँ पर लिखा मैं, देखो मैं, तो यहाँ पर अगर मान लो कोई भी मात्रा हो, जैसे लाइन सिरोरेखा का मतलब ए और ए, ओ और ओ, ऐसे कुछ मात्रा होती है, तो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु नहीं रखते, वहाँ पर केवल एक बिंदु रखते हैं, जैसे कि अनुस्वार में लिखते हैं। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही। तो मैं, गोंद, होंगे, भोंपू, पोपले आदि। तो देख रहे हो ना सब में, यानी सिरोरेखा का मतलब जिसके सिर पर रेखा हो, यानी ए, आय, ओ, औ, ऐसे कुछ मात्रा हो, तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके केवल एक बिंदु का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात, नहीं समझ में आ गया ना। चल आगे देखते हैं। रा के विभिन्न रूप देखो क्या है। रा का स्वर रहित रूप किसी व्यंजन के पूर्व आने पर वह अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लग जाता है ना। जैसे अगर हमें ये बोलना हो धर्म, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा ध, ठीक, प्लस आ, फिर र, फिर म, फिर आ, ऐसे। तो यहाँ पर देखो रा जो है ये इसके आगे आ रहा है ना, तो ये रेप की मात्रा बन जाती है। इस तरह से हमारा बन जाता है धर्म। तो अगर स्वर रा जो है, रा जो है वो किसी व्यंजन के पहले आए तो वो उस बाद रा जहाँ भी आता है ना, वो अपने बाद वाले अक्षर पर रा की मात्रा मतलब रेप की मात्रा बन जाता है, रेप के रूप में लगता है। धर्म, कर्तव्य, वर्षा, अर्पण आदि। तो यहाँ पर देख लो ये जो रा है ये पा के पहले है, वर्षा लिखा है ना तो वर्षा ऐसे तो बोल रहे हैं, तो मतलब ये रा जो है ये सा के पहले है। कर्तव्य, तो ये रा जो है ता के पहले है। धर्म, तो रा माँ के पहले है। तो कहने का मतलब ये रा जो है अगर व्यंजन के पहले आया तो वो व्यंजन के ऊपर रेफ की मात्रा बनाएगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी बच्चा कि रा का स्वर सहित रूप किसी व्यंजन के बाद आने पर उस व्यंजन के निचले भाग में जुड़ जाता है। ठीक, और उसे पदेन कहा जाता है। मतलब ये अगर पहले आया तो रेफ, अगर व्यंजन के बाद आया तो उसे हम बोलते हैं पदेन। जैसे देखो प्रमोद, तो पा के बाद रा आया प्रमोद। व्रत, वा के बाद रा आया। वज्र, जा के बाद रा आया। भ्रम, भा के बाद रा आया। क्रम, का के बाद रा आया। ग्रह, गा के बाद रा आया। तो अगर व्यंजन के बाद रा आता है तो वो नीचे की ओर मात्रा ऐसे लग जाते हैं। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पदेन। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है बच्चा, पदेन। ठीक है। उसके बाद रा का स्वर युक्त रूप टा एवं डा वर्णों के साथ अलग रूप धारण करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ना
कि यहाँ पर अगर रा किसी व्यंजन के बाद आए तो वो उसके नीचे लग जाता है, लेकिन टा और डा के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं ट्रक, तो देखो टा में रा ऐसे लगता है, ठीक है। ड्रामा, ऐसे अगर हमें लिखना हो राष्ट्र, तो रा आधा सा टा, टा के बाद रा लिखना, तो हम ऐसे लिखेंगे राष्ट्र। समझ में आया ना, समझ में आ गया ना। फिर आता है ता के साथ रा मिलने पर त्रा और शा के साथ मिलने पर श्रा बनता है। ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अगर ता प्लस रा मिला तो ये हो जाएगा त्रा, और अगर त्रा और शा के साथ मिलकर श्रा बन जाएगा। अब कि इसी में शा जोड़ दो ना, यानी त्रा, यानी अगर आए और उसी में शा जोड़ दो, रा और शा, तो वो क्या बन जाएंगे बच्चा, शा के साथ मिलकर श्रा, यानी रा ता। अगर हम देखें, सॉरी हाँ क्या बोलते हैं हमारा, कि अगर हम ये शा देखें, शा ये वाला, और इसमें रा जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, श्रा बन जाएगा। तो सीधी सी चीज़ है। तो ये रा के विभिन्न रूप हैं, इन तरह से रा का प्रयोग होता है। बताओ, बात आई समझ में। अब हम इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, वर्तनी और उच्चारण, है ना। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वर्तनी और उच्चारण करने के बाद हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगली क्लास में, नहीं तो क्लास हो जाएगी बहुत लंबी। और हिंदी जो है वो अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आसानी से ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं है। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो लिंक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। और पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 6 to 10th की सभी सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पर आपको मिलेगी बढ़िया तरीके से। तो वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो बच्चा। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।